दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी अपने एक अंजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सोशल साइंस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं जिसमें हम सिविक्स का पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो यह कोर्स बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, परंतु इससे वैसे स्टूडेंट को भी काफ़ी लाभ होगा जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के शुरुआती दौर में हैं। यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट को सरलता से समझाने का प्रयास किया जाएगा, तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँ वो तुरंत आप तक पहुँच जाए। तो हम लोग जो है आज डिस्कस करने वाले हैं सत्ता की साझेदारी। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा और बहुत ही आसान चैप्टर है और किताबों में थोड़ा इसको जो जटिल तरीके से जो है प्रस्तुत किया जाता है आप समझ नहीं पाते। बहुत ही सरलता से इसको जो है समझाने का प्रयास किया जाएगा, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, सत्ता की साझेदारी, दो शब्द है, एक है सत्ता और दूसरे जो है साझेदारी। तो सत्ता का मतलब होता है शक्ति या पावर, और साझेदारी का मतलब जो है बंटवारा। आप लोग इसको जानते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग देखें कि यहाँ जो शक्ति की बात की गई है, किस तरह की शक्ति की बात की गई है। तो नो डाउट ये जो है राजनीतिक शक्ति या राजनीतिक सत्ता के बारे में यहाँ पर जो है बात की गई है। दूसरा जो बंटवारा है, किस चीज़ का बंटवारा करना भाई, तो राजनीतिक शक्तियों का ही जो है बंटवारा यहाँ पर होगा, बंटवारा करने को हमको दिखेगा। चलिए, ये जो बंटवारा हम लोग सुन रहे हैं, इस तरह का चीज़ आज के जो है हम लोकतंत्र में देखते हैं। लेकिन जब शासन का जो स्वरूप वो राजतंत्र था तो वहाँ पर जो सारी शक्तियाँ हैं एक ही व्यक्ति जो राजा होता था उसी में केंद्रित रहे। जैसे क्या है कि राजनीतिक शक्तियों का जो है यहाँ पर केंद्रीकरण होता था, और वो कौन होता था राजा। राजा ही में ही जो है सारी शक्तियाँ जो है क्या रहती थी, वो केंद्रीकृत रहती थी। चाहे जो है विधायक कानून बनाने का काम हो, कौन बनाएगा, राजा। शासन करने का काम हो, कौन करेगा, राजा। न्याय करने का काम हो, कौन करेगा, राजा। मतलब तीनों तरह की जो शक्तियां हैं एक ही व्यक्ति में संकेंद्रित थी, और उस तरह का जो शासन व्यवस्था था वो था राजतंत्र। चलिए, उसके बाद क्या हुआ, एक व्यक्ति, आप उसको भूलिएगा नहीं उनका नाम कभी, उनका नाम है जो है मॉन्टेस्क्यू साहब। मॉन्टेस्क्यू साहब ने एक जो है किताब लिखी है, दिमाग में रखिएगा आप, यह है स्पिरिट ऑफ लॉ, नहीं यह है स्पिरिट ऑफ लॉ। और इसमें जो है एक पुस्तक का नाम है, किनके द्वारा लिखा गया है, मॉन्टेस्क्यू साहब के द्वारा। इसमें चर्चा किस बात की है, इसमें चर्चा है सेपरेशन ऑफ पावर का, मतलब शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया है द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक जो है पुस्तक में। चलिए, इसके बारे में आप लोग थोड़ा पहले से भी जानते होंगे। ये क्या है कि यहाँ जो शक्ति है, हम लोग देखें यहाँ पे जो है राजा में ही जो है तीनों तरह की जो शक्तियाँ निहित है। कानून बनाना है, कौन बनाएंगे, राजा। ये शासन करना है, कौन करेंगे, राजा। न्याय करने का काम करेंगे, वो भी कौन करेंगे, राजा। तो ये जो इसके वजह से क्या होता था कि जो है स्थिति बड़ी जो है उलझन भरी हो जाती थी, गड़बड़। अब कल्पना करके देखिए कि वही व्यक्ति कानून बनाएगा, तो जो वही व्यक्ति कानून बनाएगा उसके अंतर्गत अगर किसी को जो है सज़ा देनी है, पकड़नी है, तो वो पकड़ के लाएगा, सीधा सज़ा दे देगा। और जो है न्यायालय का काम भी जो है उन्हीं को। आज क्या होता है, मान के चलिए कोई जो है व्यक्ति पकड़ा जाता है, जो है कार्यपालिका के सदस्य जो है थाना पुलिस उसको पकड़ते हैं, सबसे पहले उनको न्यायालय के समक्ष ले जाते हैं, और न्यायालय में जो है जज साहब जो है सबूतों के आधार पर, गवाहों के आधार पर जो है उनकी जो है सज़ा जो है तय करती है, और अगर वो दोषी नहीं पाए जाते तो उनको जो है बाइज्जत बरी। लेकिन कल्पना करके देखिए कि कोई जो है राजतंत्र के समय में जो कार्यपालक जो राजा है किसी व्यक्ति को खुद ही अगर पकड़ के लाया है, तो वह जो अगर न्याय करेगा तो ज़्यादा संभावना है कि वो उसको दंड ही देगा, नहीं तो उसको फिर पकड़ के लाता है क्यों। तो इसके वजह से शक्ति के जो है संकेंद्रण की वजह से जो है लोगों को बड़ी परेशानी हो रही थी। और सबसे पहली बार जो है मॉन्टेस्क्यू साहब ने ये चीज़ कहा कि शक्ति क्या होनी चाहिए, पृथक पृथक होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, और अलग अलग संस्था अलग अलग जो है उस कार्य को देखें। विधायिका ये जो है सिर्फ कानून बनाने का काम करे, इनका काम सिर्फ शासन करना, इनका काम जो है न्याय करना, और तीनों जो है एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस का भी काम करे। जैसे अब देखिए क्या है, अपने यहाँ अगर मान के चलिए कि जो विधायिका है कोई कानून बनाती है, विधायिका कानून बनाने के बाद उस कानून के अनुसार सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, कार्यपालिका उस कानून का जो है पालन करवाने का काम करता है।
ठीक है, कार्यपालिका उसी के अनुसार चलता है। लेकिन क्या है, कोई व्यक्ति उस कानून का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये देखना फिर कार्यपालिका का काम नहीं है, ये देखना न्यायपालिका का काम है कि व्यक्ति जो विधायिका के द्वारा कानून बनाया गया उसके द्वारा जो है चल रहा है नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है, चेक एंड बैलेंस। विधायिका काम कानून बनाना, कार्यपालिका कानून नहीं बनाएंगे, ये जिस तरह का कानून बनाए उसी के अनुसार ये चलेंगे, और ये जो है ये दंड नहीं देंगे, दंड देने का काम फिर कौन करेंगे, न्यायपालिका। तो ये जो है व्यवस्था है सेपरेशन ऑफ पावर के तहत। चलिए अब हमको लगता है कि आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। उसके बाद आया लोकतंत्र, और लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र में जो है ये जो राजनीतिक शक्ति है, राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। मतलब अलग अलग संस्थाओं को काम दे दिया कि आपको ये काम करना है, कानून बनाना है, आपको कानून के अनुसार जो है लोगों को चलाना है, और जो है आपका काम है देखना कि लोग जो है कानून के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं वास्तव में, वो जो है देखना जो है न्यायपालिका का काम है। चलिए हम लोग देखें यहाँ पर कुछ चीज़ें कि ये जो सत्ता की जो साझेदारी है, ठीक है, ये जो सत्ता की साझेदारी है, सत्ता की साझेदारी का जो है कौन कौन से रूप है, थोड़ा उसको समझने का प्रयास करें हम लोग। तो एक जो है सत्ता का जो ये जो रूप है, ये वितरण जो है ये क्षैतिज वितरण है, शक्तियों का क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण क्या है, जैसे कि हॉरिजेंटल, ऐसे अगर आप चलते हैं तो ये जो है क्षैतिज वितरण। एक होता है वर्टिकल, ऐसे जिसको ऊर्ध्वाधर भी कहते हैं, वो हम लोग दोनों देखते हैं। तो जो केंद्रीकृत शक्तियां हैं, केंद्रीकृत शक्तियों को अगर आप केंद्रीकृत कर देते हैं तो इसको क्षैतिज वितरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर राजा में सभी शक्ति समाहित रहती थी, उसको आपने क्या किया, विधायिका को दे दिया, नहीं भाई आपका काम है कानून बनाना, जो है राजा ही कानून नहीं बनाएंगे, एक ये संस्था, इनका काम सिर्फ और सिर्फ जो है कानून बनाना। दूसरा जो है कार्यपालिका, कि उस कानून को क्या करना है, पालन करवाना भाई आपको, उसके अनुसार काम। तो इनको ये काम दे दिया, ये कानून नहीं बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये उसको क्या करेंगे, उसका जो है पालन करवाएंगे लोगों से। दूसरा चीज़ जो है इनका जो काम है, इस संस्था का काम है ये देखना है कि लोग जो है उस कानून के अनुसार चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, ये देखना जो है न्यायपालिका का काम है। तो ये केंद्रीकृत शक्ति जो एक समय तीनों शक्तियां एक व्यक्ति में, राजा में संकेंद्रित रहती थी, और वो निरंकुश होकर, कोई अंकुश नहीं था, मनमर्जी से काम करता था। और यहाँ पर जो है अब व्यक्ति मनमर्जी नहीं कर सकता था, उनके ऊपर जो है ये तीन अलग अलग संस्थाएं काम करने लगी, और तीनों संस्थाएं एक दूसरे के ऊपर जो है चेक एंड बैलेंस जो है काम करने का जो है ये करने लगी। चलिए इसके बाद हम लोग देखें, इसके बाद हम ये आता है कि जो शक्तियों का जो वितरण है, शक्तियों का जो वितरण, ये ऊर्ध्वाधर वितरण या ये वर्टिकल वितरण, ऐसे, ये पहले वाला था ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल, और ये जो है ऊर्ध्वाधर। इसमें क्या है, सबसे पहले अपने यहाँ से ही अगर चीज़ों को समझें तो एक है केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार के बाद आप जानते हैं कि जो है फिर नीचे, उसके नीचे क्या, उसके नीचे है राज्य सरकार, और उसके नीचे भी स्थानीय जो है सरकार है, लोकल गवर्नमेंट है। और यहाँ पर जिस तरह का स्ट्रक्चर है उसी तरह का स्ट्रक्चर यहाँ भी जो है बना हुआ हो सकता है। हालांकि जो स्थानीय जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पर अभी तीनों तरह की चीज़ें यहाँ पर डेवलप नहीं हो पाई, लेकिन जिस तरह की व्यवस्था केंद्र सरकार में उसी तरह की व्यवस्था राज्य सरकार में भी है। लेकिन इसके शक्ति को बांटा गया, और किसके किसके बीच, जो है केंद्र सरकार की शक्ति को राज्य सरकार में, और फिर जो है स्थानीय। तो ये जो डिवीजन है, ये जो वितरण है, इसको ऊर्ध्वाधर वितरण या जो है वर्टिकल डिवीजन कहा जाता है। किस चीज का, सत्ता का या शक्ति का। चलिए और थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि जो कि और कहाँ पर आप बांटते हैं चीज़ों को। तो विभिन्न जो सामाजिक समूह है वहाँ भी शक्तियों का जो है वितरण कीजिए, नहीं तो स्थिति जो है तनावपूर्ण हो जाएगी। इसको हम लोग फिर उदाहरण के द्वारा ही समझेंगे। एक जो है ये क्या क्या है भाई, ये भाषाई आधार पर हो सकता है, ये सामाजिक समूह भाषाई समूह हो सकते हैं, ये धार्मिक समूह भी हो सकते हैं। भाषाई जैसे जो है लोग जो है ये तमिल बोल रहे हैं, कन्नड़ बोल रहे हैं, मलयालम बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं। उसी तरह से धार्मिक अलग अलग धर्मों के लोग जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो है ये हो सकते हैं। और सामाजिक रूप से जो है कमज़ोर तबके, SC ST इस तरह के भी हो सकते हैं, और महिलाएं। तो क्या है कि इनके बीच भी सत्ता का वितरण कीजिए। ऐसा नहीं लगे कि ये जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करे और लगे कि हमारे ऊपर जो सरकार शासन कर रही है और कहीं ना कहीं हमारी हिस्सेदारी उसमें भागीदारी नहीं है। तो इनके बीच भी होना चाहिए। तो क्या करते हैं भाई, देखिए
सभी भाषा को अपने यहाँ पर जैसे 22 भाषा को दर्जा दिए गए हैं, तो उसके हिसाब से कोई भी भाषाई समूह है वो ठगा हुआ महसूस नहीं करते। जो धर्म सभी को जो है धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, तो वो भी जो है यहाँ पर जो है अपने यहाँ पर जो है लगता है कि नहीं हमारी सरकार है। ये सामाजिक रूप से जो कमज़ोर तबके हैं उनको जो कई जगह पर आरक्षण देकर इसको आगे बढ़ाने का बात किया गया। जैसे देखिए हमारे यहाँ पर अगर संसद की बात करें, संसद और जो है ये विधानसभा दोनों जगह पर जो है जो SC ST के लोग हैं उनको जो है आरक्षण देके स्थान दिया गया है, ताकि जो आप अपनी बात जो है वहाँ पर रख सकें। और महिलाओं के लिए महिला के संबंध में जो है ये केंद्र सरकार में ये बिल अटका हुआ है। लेकिन अगर आप स्थानीय गवर्नमेंट में देखेंगे, लोकल गवर्नमेंट में देखेंगे, तो कई यहाँ पर जो है जो संशोधन हुआ पंचायती राज व्यवस्था के तहत, वहाँ पर जो है महिलाओं को 33% आरक्षण, 33% जो है आरक्षण दिया गया। और बिहार पहला राज्य है जहाँ पर महिलाओं को जो है 50% का जो है ये आरक्षण प्रोविजन है लोकल गवर्नमेंट पे। तो ये क्यों किया गया इस तरह का चीज़? ये इसलिए किया गया कि इनको भी सत्ता में जो है साझेदार बनाया जाए। चलिए उसके बाद जो है दबाव समूह और आंदोलन भी जो है कहीं ना कहीं होते हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां भी अपने आप में जो है दबाव समूह हैं। जैसे ये पार्टियां क्या करती हैं, अपनी पार्टी के लिए जो है अलग अलग जो है नीति कार्यक्रम घोषित करते हैं और जनता के बीच जाते हैं। और जो दूसरी पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी, उनको लगता है अगर उनके कार्यों से लोग खुश नहीं होते हैं तो दूसरी पार्टी के जो कार्यक्रम है, जो एजेंडा है, उसको जो है चुनते हैं और दूसरी पार्टी को इस तरह से सत्ता में आने का मौका मिलता है। सवाल अब देखिए, सवाल ये उठता है तो क्या लोकतंत्र में भी टकराव संभव है? ध्यान से सुन, क्या लोकतंत्र में भी टकराव संभव है? यस। अगर आप जो है यहां पर जो है लोकतंत्र में ये तो डिजाइन करके दे दिया गया, लेकिन अगर आप भाषाई समूह, धार्मिक समूह, सामाजिक समूह और महिला, इनको अगर सही तरीके से साझेदार नहीं बनाएंगे तो जो है लोकतंत्र में टकराव संभव है। इसको हम लोग जो है एक दो उदाहरण के माध्यम से जो है समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो है लोकतंत्र में जो है टकराव उत्पन्न हो सकता है और हम कैसे उससे जो है निजात भी पा सकते हैं। इस चीज़ को भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग देखें कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद या श्रीलंका का बहुसंख्यकवाद क्या चीज़ था, ये देखें। सबसे पहले श्रीलंका, थोड़ा सा आपको हो सकता है कि जो है दिक्कत हो, वैसे आप जानते होंगे, लेकिन श्रीलंका का जो है मैप अगर एक बार आप देख लें तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ये जैसे देखिए भारत का जो है ये दक्षिणी छोर, यहाँ पर श्रीलंका की स्थिति। और आपको यहीं पर बता दें कि ये जो ऊपर का जो इलाका, ये तमिलनाडु का अपना ये क्षेत्र हो गया। तमिलनाडु के बगल में यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर तमिलों की संख्या ज़्यादा है। तो जिस समय हम लोग चर्चा कर लेंगे थोड़ा सा उस पर जो है आप जो है ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर हम देखें कि ये भी जो है इंडिया के तरह ही गुलाम था। इंडिया ये स्वतंत्र होता है सन 1947 में, और ये जो 1948 में स्वतंत्र होता है, ये स्वतंत्र राष्ट्र बनता है, ये भी जो है गुलाम था। यहाँ की थोड़ी सी जो है स्ट्रक्चर देखना कि कितने प्रतिशत लोग, कौन कौन से भाषा भाषी वाले लोग, कौन से धर्म वाले लोग रहते हैं, तो थोड़ा सा देखें। यहाँ पर जो 74% लोग हैं ये सिंहली आबादी हैं, ये बौद्ध धर्म को मानते हैं। 18% जो है यहाँ पर जो लोग हैं, 18% ये जो है तमिल हैं, और इसमें हिंदू और मुस्लिम जो है ये दोनों हैं। और तमिल भी दो तरह के, एक श्रीलंकाई मूल के तमिल और एक जो भारतीय मूल के तमिल है, दोनों तरह के जो है तमिल हैं, और उनकी आबादी है 18%। चलिए, और जो शेष ये 7% जो आबादी है ये ईसाइयों की है, ये सिंहली और तमिल दोनों भाषा बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है स्ट्रक्चर है श्रीलंका का। अब देखिए यहाँ पर विवाद क्या हो, उसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। विवाद यहाँ पर ये चीज़ हुआ कि जो है 1956 में एक कानून बना, आज़ाद हुए जो है 48 में, 56 में कानून बना। क्या हुआ यहाँ पर कि जो सिंहली भाषा है, सिंहली को एकमात्र राज्य भाषा जो है घोषित कर दिया। अब देखिए क्या है कि 74% सिंहली आबादी, तो उन्होंने अपने हिसाब से जो है कानून बनाना स्टार्ट कर दिया। और यही चीज़ कि अपने फायदे के लिए अल्पसंख्यकों को जो है नीचा करना, उनको तवज्जो नहीं देना, इसी चीज़ को जो है बहुसंख्यकवाद कहते हैं। चलिए, एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया किसको? सिंहली को। एक इसके वजह से क्या हुआ, नौकरी और शिक्षण संस्थान में जो है सिंहली को जो है प्राथमिकता दी गई, और साथ ही साथ बौद्ध मतों का जो है इसका भी संरक्षण किया गया, जिसके वजह से क्या हुआ, जो अल्पसंख्यक भाषी के लोग हैं जैसे तमिल और जो हिंदू मुस्लिम हैं, कहीं ना कहीं इससे जो है थोड़ी सी उनमें जो है परेशानी हुई। तमिलों ने इससे नाराजगी जाहिर की, जाहिर सी बात है, और शासन के प्रति जो है बेगानेपन का उनको एहसास होने लगा, क्योंकि उनको शामिल नहीं किया जा रहा है। देखिए
1980 के दशक में तमिलों ने प्रभाकरन के नाम याद रखिए, प्रभाकरन के नेतृत्व में LTTE या लिट्टे का गठन किया। एक जो है संगठन था, राजनीतिक संगठन, और बाद में चल के ये एक तरह से समझिए कि जो उग्रवादी संगठन में बदल जाता है क्या। और श्रीलंका में जो है इस दोनों के बीच, दोनों समुदाय के बीच जो है जब ये लिट्टे आता है तो गृह युद्ध प्रारंभ हो जाता है, और इस तरह से जो है दोनों समुदाय के हजारों लोग मारे जाते हैं। एक समुदाय के नहीं, दोनों समुदाय के लोग। गृह युद्ध उसको कहते हैं जब देश के ही लोग आपस में ही लड़ने लगे किसी बड़ी चीज को लेके, तो उसको युद्ध जैसी स्थिति हो जाए तो उसको जो है गृह युद्ध कहते हैं। चलिए, तो ये था कि जो है यहाँ पर अल्पसंख्यक जो हैं, अल्पसंख्यक तमिल है, और तमिलों को जो है हिस्सेदारी नहीं दी गई, सत्ता में साझेदार नहीं बनाया गया। इसके वजह से यहाँ पर जो है क्या हो गया, गृह युद्ध की स्थिति हो गई। अब एक दूसरा उदाहरण हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ये उदाहरण किसका है? ये उदाहरण है बेल्जियम का। ये उदाहरण किसका है? ये उदाहरण है बेल्जियम का। और बेल्जियम को भी जो है बताने से पहले आपको थोड़ा सा जो है मैप में बेल्जियम को दिखाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम लोग समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर क्या स्थिति है। जैसे देखिए, आपको बताएं कि ये यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये ग्रीन, ये जो है बेल्जियम है, और इसके पड़ोसी देश देख लें। ये जो है नीदरलैंड, जिसको पहले जो है डच कहा जाता था, हॉलैंड कहा जाता था। और यहाँ जो है, यहाँ के लोग जो भाषा बोलते हैं वो जो है डच भाषा बोलते हैं। एक उसके बाद जो है इसका जो दूसरा पड़ोसी, बड़ा पड़ोसी, ये कौन है? ये देखिए, ये फ्रांस है, और फ्रांस के लोग जो है फ्रेंच भाषा बोलते हैं। यहाँ छोटा सा एक और देश है, ये है लग्जमबर्ग, और इसके बाद जो है यहाँ पर जो है जर्मनी। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो बेल्जियम है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोग मुख्य रूप से दो भाषा बोलते हैं यहाँ के। एक डच इनके हॉलैंड या नीदरलैंड के प्रभाव से, दूसरा जो फ्रेंच जो है ये भाषा बोलते हैं। थोड़े जो है 1% लोग जो है जर्मन भाषा बोलते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ के लोगों ने किस तरह की जो है व्यवस्था अपनाई, थोड़ा सा उसको देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, क्या है? तो बेल्जियम में हम लोगों ने देखा कि यहाँ जो है जो डच है, डच बोलने वाले जो लोग हैं ये 59% हैं। और ये जो है ये जिस क्षेत्र में रहते हैं उसको फ्लेमिश कहा जाता है। फ्लेमिश आपको बता दें, ये जो उत्तर का इलाका है, ये नीदरलैंड से लगते हुए, हॉलैंड से लगते हुए जो उत्तर का इलाका है ये जो है फ्लेमिश। और उसके बाद जो है ये जो दक्षिण का इलाका है जहाँ के लोग जो है फ्रेंच बोलते हैं उसको जो है बोलोन क्षेत्र कहते हैं। दिमाग में उत्तर जो है उत्तर के जो क्षेत्र हैं वो क्या है? वो है फ्लेमिश। और जो है ये दक्षिण के जो क्षेत्र हैं, ये जो दक्षिण के क्षेत्र हैं उसको जो है बोलोन क्षेत्र कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो क्षेत्र है, ये जो बोलोन क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ फ्रेंच भाषा भाषी वालों की जो है संख्या ज़्यादा है। और यहाँ जो है इसकी संख्या जो 40% लोग जो है, मतलब बेल्जियम में 59% लोग डच बोलते हैं और 40% लोग जो है फ्रेंच बोलते हैं। और जो रहे 1% वो जो है जर्मन बोलते हैं, जो कि इस साइड में है। चलिए, तो जो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी, और यहाँ पर फ्रेंच बोलने वाले की संख्या 80% और डच बोलने वाले की जो है संख्या जो 20% है। अब देखिए यहाँ पर किस तरह की जो है गतिरोध उत्पन्न होता है और किस तरह से लोग उसको सॉल्व करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। 1950-60 के दशक में क्या हुआ, दोनों समुदायों के बीच यहाँ पर जो है तनाव बढ़ने लगा। तनाव पैदा क्या था कारण इसका तनाव पैदा होने का? डच की जो संख्या है यहाँ पर ज़्यादा थी, लेकिन आर्थिक रूप से वो जो समृद्ध नहीं थे। आर्थिक रूप से समृद्ध कौन थे? फ्रेंच भाषाभाषी बोलने वाले। और इसके वजह से क्या हुआ, आर्थिक रूप से वो पिछड़ गए, और जो है साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रहने से कहीं ना कहीं जो है आर्थिक समृद्धि जो उनकी जो है कम रही। अब आर्थिक समृद्धि जहां पर कम होगी तो कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। अब देखिए क्या हुआ, इस चीज़ को दूर करने के लिए इन्होंने क्या उपाय क्या देखिए। तो 1970 से 1993 के बीच यहाँ के जो संविधान में 4 संशोधन किए गए। कितने? 4। क्यों किए गए भाई? क्या कारण था? कि इसलिए कि सभी मिलजुल कर अच्छे से रह सकें, इसके वजह से यहाँ पर संशोधन हुआ। इन्होंने जो है ये श्रीलंका वाला रास्ता नहीं अपनाया। क्या क्या प्रावधान किया गया इस संविधान संशोधन के द्वारा? जो 4 संशोधन किए गए। तो जो केंद्र की जो सरकार है, केंद्र में जो है डच और फ्रेंच दोनों भाषियों की जो मंत्री होंगे, मंत्रियों की संख्या समान, समस्या समान, एक समस्या से जो है समाधान पा गए। एक दूसरा जो है
दूसरा कोई विशेष कानून अगर बनेगा तो उसमें दोनों भाषाई जो सांसद हैं उसका बहुमत होना चाहिए। अगर कोई कानून बना रहे हैं, स्पेशल प्रोविजन है उसमें, तो उसमें जो दोनों भाषा भाषी के जो सांसद हैं उसकी संख्या जो है उसकी बहुमत होनी चाहिए। मान के चलिए कि अगर जो है 100 सांसद हैं मान के चलिए, और दोनों भाषा भाषी के लोग हैं, तो इनकी अगर डच की संख्या जो है मान के चलिए अगर 60 संसद, इसके जो है 40 संसद, तो इनका भी 20 और इनका जो है 30, अगर 30 प्लस ये 20 प्लस, उसी स्थिति में कोई विशेष कानून पारित हो सकता है। तो ये प्रोविजन किया गया दूसरे में, ठीक है। तीसरा जो है, जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार को जो है केंद्र के अधीन जो है नहीं रहना पड़ा, जो है ये भी व्यवस्था की गई। इससे जो है राज्य सरकार ज़्यादा बेहतर स्थिति में काम कर पाएंगे, ये एक। उसके बाद जो ब्रुसेल्स है, जो राजधानी है, यहाँ पर जो अलग तरह की सरकार का जो गठन किया गया, इसमें दोनों समुदायों के जो लोग हैं, दोनों भाषा भाषी के जो लोग हैं, सरकार में उनका जो प्रतिनिधि जो है समान किया गया। जबकि आप देख रहे हैं कि ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषा भाषी बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन चूंकि जो है यहाँ डच बोलने वाले की संख्या ज़्यादा थी, तो यहाँ पर जब आपको जो है अगर समानता का दर्जा दिए हैं, आपको हिस्सेदारी दिए हैं, तो उसके वजह से बेल्जियम, ये ब्रुसेल्स में भी जो है इनको फ्रेंच भाषा भाषी बोलने वाले की संख्या ज़्यादा रहने के बावजूद भी जो है डच लोगों को जो है बराबर का समान प्रतिनिधित्व दिया गया। और उसके अलावा जो सामुदायिक सरकार है, सामुदायिक सरकार का जो चुनाव है एक भाषा बोलने वाले ही करते थे। तो ये जो है प्रोविजन किया गया, कहाँ पर ये प्रोविजन किया गया, जाकर के बेल्जियम में। बेल्जियम के लोगों ने, वहाँ के संसद ने इस तरह का चीज़ जो है समझदारी दिखाई। चलिए, एक सवाल उठता है कि सत्ता की साझेदारी जो है क्यों जरूरी है। तो जरूरी इसलिए है कि क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा जो है ये कम हो जाता है। हम लोगों ने ये उदाहरण श्रीलंका के उदाहरण से देखा, और एक उदाहरण हम लोगों के बेल्जियम के उदाहरण से भी देखा, जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए जो है अपने यहाँ के जो है जो टकराव था उसको जो है किस तरह से मिनिमाइज करने का प्रयास किया, उसको जो है समाप्त करने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से जो है कुछ ना कुछ फायदा जरूर पहुंचा होगा। और अगर आपको लगता है कि आप इससे लाभान्वित हो रहे हैं, तो इस वीडियो को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।